मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको दो वीडियो अपलोड की थी, एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जब मैंने बायनॉमियल स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल जो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसमें दो सीरीज़ आती हैं, डिस्क्रीट है, कॉन्टीन्यूज़ है। डिस्क्रीट के अंदर बायनॉमियल एंड पॉइजन आता है और कॉन्टीन्यूज़ के अंदर नॉर्मल आता है। तो ये हम दोनों कर चुके हैं, ये मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टीन्यूज़ सीरीज़ के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे डिफ़िकल्ट है, प्लीज़ ध्यान से इसको समझना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट वाज गिवन बाय द मैथमेटिशियन डी मॉयवर इन 1733 and it was in the 19th century it was rediscovered by Gauss and Laplace. So that's why it is also known as Gaussian normal distribution या Gaussian distribution भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर Gaussian वर्ड लिखा हुआ है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो दैट मीन्स वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें अगर n इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। तो मैंने पॉइजन में भी बोला था कि n इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि जब सक्सेस के चांसेस बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे तो वहाँ पर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, पहले प्लीज़ ध्यान से सुनना। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, और यहाँ पर मीन लिख सकते हो, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है, सैंपल को नहीं देखना होता। अब मैंने यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बायनॉमियल एंड पॉइजन। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, वहाँ पर नॉर्मल लगा सकते हो, बट जहाँ पर नॉर्मल लगता है वहाँ पर बायनॉमियल पॉइजन नहीं लगा सकते। कैसे? अब हमें पता है कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। तो मीन हमने बायनॉमियल में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है रूट एन पी क्यू। तो यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो कि अगर आपने बायनॉमियल के थ्रू मीन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो कैसे करना है। पॉइजन में क्या होता था, एक्स माइनस मीन को हम m कहते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट m के साथ आप करोगे। तो इसका मतलब अगर आपके पास बायनॉमियल और पॉइजन की इन्फॉर्मेशन है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x। ये मैं आपको आगे क्वेश्चन में पूरा डिटेल से करेंगे। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में दी भी हो सकती है या आपको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये बेल शेप कर्व या नॉर्मल कर्व। ये हमने वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वाले चैप्टर में किया था थोड़ा सा, बट अब आज हम इसको पूरा डिटेल में करते हैं। ये एक नॉर्मल कर्व है, ये बेल शेप कर्व होती है। बेल शेप कर्व में ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट पे ये डॉटेड लाइन मैंने लगाई हुई है। इस पॉइंट के ऊपर मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये इक्वल होते हैं, और इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। मैंने लिखा हुआ ना 50-50, टू इक्वल पार्ट्स में जब वो डिवाइड करता है डाटा को, सो दैट इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ये पॉइंट होता है, ये जो लाइन है, ये देखो नॉर्मल कर्व जो है ये इस लाइन को टच नहीं करेगी, कभी भी टच नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे टू एक्सट्रीम्स ऑफ द कर्व, एक्सट्रीम मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम एंड राइट एक्सट्रीम ऑफ द कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इसका कोई एंड नहीं है, बट नेवर टच द बेस। बेस को कभी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहती है डाटा में, और ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये वाली लाइन है सेंटर के जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर आ गया +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर होता है -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो +3.9 स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर आप एक्सपैंड कर सकते हो -3.9 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चाहे 4, 5, 6 जितना मर्जी आगे चला जाए, अगर आप इसका टेबल देखोगे टेबल 3.9 तक है। मैंने दूसरा बताया जो एरिया है वो 50-50% है, लेफ्ट साइड भी 50%, राइट साइड भी 50%। अगर मैं दोनों एरिया को क्लब कर दूं तो ये 100% बन जाएगा एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्या होती हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है लिमिट्स। तो लिमिट्स के लिए पॉइंट्स क्या है, अगर मीन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन से -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने लिखा है मीन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर जो एरिया कवर होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने लाइन लगाई हुई है, आप चेक कर लो, ये लाइन लगी हुई है, दैट इज 68.27% एरिया कवर किया। अगर एरिया हम थोड़ा सा और बढ़ा दें मीन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसकी परसेंटेज है 95.45%। अगर एरिया थोड़ा सा और बढ़ जाएगा मीन +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दैट इज 99.73%। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है
दैट इज 99.73%, अप्रॉक्सीमेटली 100% एरिया आपका कवर हो जाता है। ये जो मैंने लिखा है ये वन साइड है, मतलब अगर मैं मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन देखूँ तो एरिया इतना है, मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन देखूँ तो भी एरिया इतना है। अब ये एरिया कैसे देखना है, ये नॉर्मल कर्व का बेसिकल पॉइंट है। अब जो आपने इसका एरिया देखना है तो बुक के बैक के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, नॉर्मल, ये वाला टेबल है, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज अंडर दी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व 0 to Z। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू है 3.9 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5। चाहे 3.9 अंडर 1 देखो, 2 देखो, 5 देखो, 9 देखो तो वैल्यू 5.5 ही रहेगी। इसका मतलब चाहे वो आपकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव साइड हो, पॉजिटिव साइड हो, एरिया एक ही है, टेबल आपने एक ही देखना है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो हमने टोटल 8 केसेस को स्टडी करना है, अगर आपको ये 8 केसेस क्लियर हो जाते हैं तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चैप्टर आप कवर कर पाओगे। तो प्लीज़ ये केसेस ध्यान से सुनना, और ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, इसको आपने पूरा एक बार ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है, फिर क्वेश्चन ट्राई करने हैं। सो यहाँ पर है सबसे पहला केस है फाइंड द एरिया ऑफ जेड। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जेड की वैल्यू पता है, मतलब मुझे एक्स पता था, मीन पता था, स्टैंडर्ड डेविएशन पता था, लेस किया, डिवाइड किया, जेड की वैल्यू आ गई, तो मुझे पता है कि जेड कितना है। तो यहाँ पर जेड है, फाइंड द एरिया ऑफ जेड इज इक्वल टू 1.28, ये पॉजिटिव है, ठीक है, या जेड नेगेटिव भी हो सकता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने एक ही वैल्यू के अकॉर्डिंग करवाया है, तो सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब कैसे करना है, ये बेल शेप डायग्राम बना लेनी है। बनाने के बाद मीन आ गया, मीन हमेशा सेंटर में रखना है। अब ये पॉजिटिव है तो इस साइड रखना है, अगर नेगेटिव है तो इस साइड रखना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है दैट जेड इज इक्वल टू -1.28, जेड इज इक्वल टू +1.28, कि ये मैंने ये अजम्पशन बेस पे लिया है कि ये थोड़ा सा कितना का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ पूछा एरिया ना, तो एरिया के लिए टेबल देखना है। तो टेबल कैसे देखना है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1.2 है, चेक करो। सो 1.2 की वैल्यू अंडर 8 कितनी है, 0.3997, तो ये आंसर आ गया। तो आपने चेक किया कि 0.3997 1.28 की वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो आप सिंपल लिखोगे सो द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू इधर z इज इक्वल टू 1.28 और z इज इक्वल टू -1.28, 0.3997। नाउ द सेकंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन में केस 2 आ गया, फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z, पॉजिटिव, z इज इक्वल टू 1.28 है, तो मैंने 1.28 लिखा, इससे लेफ्ट पूछा गया, पहले तो 0.3997 निकाल लिया कि 1.28 की वैल्यू क्या है। अब इससे लेफ्ट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एरिया कितना होता है 0.50। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि दोनों एरिया 0.50 होते हैं। तो यहाँ से पूछा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूछा, ये 0.50 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने दोनों एरिया को प्लस कर दिया, 0.8997 और 89.97% वैल्यूज कवर हो जाती हैं इस एरिया से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आ गया फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ जेड, 1.28, पॉजिटिव ही है जेड, ठीक है, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 1.28 आ गया। ये एरिया तो पता है, अब इससे राइट पूछा गया है, मतलब ये वाला एरिया, टोटल एरिया कितना होता है 0.5 में से इतना पता है, ये लेस कर दो, ये वैल्यू आ गई। सो ये मैंने बताया अगर जेड पॉजिटिव है, अगर जेड नेगेटिव होता तो केस नंबर 4 बन जाएगा। तो केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 ध्यान से समझना। केस नंबर 4 में आ गया कि फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ जेड इज इक्वल टू -1.28। तो ये मैंने डायग्राम बनाई, यहाँ पर जेड लिखा 1.28 और ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है, यहाँ से राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एरिया ये कितना होता है 0.5, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब अगर z 1.28 है, ये मैंने बताया था, और उसका लेफ्ट पूछा जाए और z नेगेटिव 1.28 है, उसका राइट पूछा जाए, उन दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। ऐसे इसका वाइस वर्सा, रिवर्स नेगेटिव में। अब ये देखो नेगेटिव में पॉइंट क्या बना, पॉइंट सा बना यहाँ पर फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1.28। तो मैंने एरिया देखा, अब इससे लेफ्ट पूछा गया, टोटल एरिया कितना है 0.5। सो 0.5 में से ये लेस किया तो आपके पास आ गया 0.1003। ये केस नंबर 5 है। तो पहले 5 केसेस क्लियर हैं, इसको नोट डाउन करना, फिर आगे ट्राई करना। केस नंबर 6, फाइंड द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -1.28 एंड z इज इक्वल टू 1.28। अब अगर आ गया कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों के इन बिटवीन एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करना है, मैंने दोनों डायग्राम बनाई, मीन लिखा, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव, दोनों के इन बिटवीन पूछा गया है, इन बिटवीन। तो इन बिटवीन के लिए 0.3997 दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर ये एरिया आ जाएगा, मतलब 79.94% वैल्यूज को वो कवर कर लेता है, ठीक है। अब सेवंथ केस क्या है, फाइंड द एरिया इन बिटवीन z, अगर दोनों z नेगेटिव हो, ठीक है,
तो मैंने लिखा एक ये वाली मीन लिखा, एक z माइनस 1.28 है, एक z माइनस 3.48 है, तो 1.28 से आगे ही होगा ना। तो दैट मीन्स हमें यहाँ से लेकर ये वाला एरिया तो पता है और यहाँ से लेकर ये वाला एरिया पता है। बताओ कौन सा एरिया पूछा गया है इन बिटवीन, इन दोनों के इन बिटवीन कौन सा एरिया पूछा गया है इस डायग्राम के अंदर। तो आपसे पूछा गया है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें नहीं पता था। तो ये एरिया कैसे आएगा कि इतना एरिया है 0.4997 और इतना ये वाला, तो ये कैसे आएगा। सो दैट इज 0.4997 माइनस 0.3997 दैट इज इक्वल टू 0.1000। ठीक है, अब आ गया दूसरा, अगर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव है तो सेम चीज़ है, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है वैल्यू सेम है। तो आप देखो एरिया कैसे, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है 0.3997 और यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है 0.4997। आपसे कौन सा पूछा गया है, ये वाला एरिया। तो 0.4997 माइनस 0.3997 दैट इज इक्वल टू 0.100। तो अगर आपको ये 8 केसेस क्लियर है तो पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हो। और इनको प्लीज़ ध्यान से एक बार आपने नोट डाउन करना है। मैं अब अभी आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि आपको तकरीबन क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँ। आपने सबसे पहले जो एक्सरसाइज करनी है वीके ग्लोबल पब्लिकेशन वाली बुक में से 2nd, 4th एंड 6th एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, 3rd को आप पहले मत करना, 2nd, 4th एंड अगर 5th, सॉरी 6th नहीं, 2nd, 4th एंड 5th। तो अगर आप ट्राई कर लोगे तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये 2nd के मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब ये 2 क्वेश्चन है, मैं अब ध्यान से सुनना। अभी एक पॉइंट मेरा पीछे रह गया, वो मैं पॉइंट आपको बता दूं। अगर क्वेश्चन में अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ये सिर्फ बताता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी निकालो, जो ये z आएगा, z का एरिया देखना है टेबल में से, जैसे हमने अभी टेबल में से एरिया देखा, वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को कैपिटल N के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो z आया वो एरिया आया, एरिया की वैल्यू आप टेबल से देखोगे, जो वैल्यू आएगी उसको n के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। इन अ सैंपल ऑफ 1000 वर्कर्स, तो सबसे पहले लिखो n इज इक्वल टू 1000, n दिया हुआ है 1000। ठीक है, द मीन वेट इज 45, मीन गिवन है 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15 kgs। अज्यूमिंग द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। अब पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स बताओ। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, जिनका वेट 40 एंड 60 के इन बिटवीन हो। इन बिटवीन वाला पॉइंट, इन बिटवीन वाला मतलब जो मैंने आपको ये बताया था, इन बिटवीन वाला, ये वाला केस आ गया। तो आपने केसेस देखने कि कौन सा इन बिटवीन वाला केस आया। अब इनमें से कौन सा अप्लाई होएगा देखते हैं अभी। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने z की वैल्यू निकालनी है। सो z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला लगा देना है। सो x की वैल्यू क्या है, पहला आपने जूम करना है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ कि x1 है 40 और x2 है, सॉरी x1 है 40 एंड x2 है 60, ये आ गया। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर x1 है तो z1 आएगा पहले। तो x1 है 40, मीन है 45, स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, तो यहाँ पर आ गया -5/15। तो अगर -5/15 करोगे आप तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5/15 0.33 -0.33, ये वैल्यू आ गई। अब आएगा Z2 क्या है, x2 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x2 क्या है 60 माइनस 45 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 45 डिवाइड बाय 15, ये वैल्यू आ गई 1, ये आ गया पॉजिटिव 1। एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस है, तो ये कौन सा केस लगेगा, ये वाला। देखो मैंने बताया था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक Z1, ये Z1 है, ये Z2 है, तो एक नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला केस आ गया। अब इसके आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाई तो आपने लिखा यहाँ पर मीन है, तो आप मीन की वैल्यू लिख दो, मीन है 45। तो एक नेगेटिव है तो नेगेटिव इस साइड लिखोगे, z इज इक्वल टू -0.33 और एक पॉजिटिव है, सो z इज इक्वल टू 1। पहले एरिया देखो, एरिया कैसे देखना है, वही सेम चीज़, 0.3 की वैल्यू अंडर 3 देखनी है। तो वैल्यू कितनी है 0.1293, चेक कर लो। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये वाली वैल्यू पता है 0.1293 और 1 की वैल्यू कितनी है, z अगर 1 अकेला 1 की वैल्यू किसके अंदर देखोगे, 0 के अंदर, कुछ ना लिखा हो, 0.3413, तो ये वैल्यू आ गई 0.3413।
तो अब आप क्या लिखोगे, सो द एरिया, लिखोगे आप एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.33 टू z +1, सो दैट इज इक्वल टू 0.1293 प्लस 0.3413। तो दोनों को प्लस कर दो, 0.1293 प्लस 0.3413 इज इक्वल टू 0.4706। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब पूछा गया था नंबर ऑफ वर्कर्स, तो लिखोगे सो नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 0.4706 इंटू 1000 इंटू 1000, तो वैल्यू आ गई 470.6। तो फ्रैक्शन में नहीं होंगे बल्कि हम लिखेंगे 471 वर्कर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। और इस चैप्टर में 15 मार्क का क्वेश्चन 100% आता है पेपर में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, इसको एक बार दोबारा से देखना। अब मैं दूसरा पॉइंट करवा रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट है सेकेंड, सपोज दैट द वेस्ट मेजरमेंट ऑफ 800 गर्ल्स। तो यहाँ पर पहले लिखो n इज इक्वल टू 800। ठीक है, अब इसमें दो केसेस है, एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन हमें पता है 66 है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल पूछा गया तो क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह पूछा था फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन छोड़ देना था, इसको आगे करने की जरूरत नहीं थी। तो आप लिखते 47.06% बस आंसर। तो ये पॉइंट है ना, इंटू 100 कर सकते हो आप। तो ये आ गया। अब पहला पॉइंट क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विद वेस्ट इन बिटवीन 65 एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर x1 आ गया पहले पॉइंट के लिए, x1 आ गया 65 एंड x2 आ गया 70। तो आप z1 z2 निकालोगे, सेम ऐसे क्वेश्चन। तो आप सॉल्व कैसे करोगे देखना ध्यान से। तो आप लिखोगे सो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो x1 इज 65 एंड मीन इज 66 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो ये आ गया -1/5। सो -1/5 आ जाएगा आपके पास 1.2। तो ये नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी -0.2। ठीक है, दूसरा निकालो अब। सो z2 इज इक्वल टू x2 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, x2 आपको दिया हुआ है 70 माइनस 66 डिवाइड बाय 5, तो दैट इज 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 डिवाइड बाय 5.8। एक नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अब यहाँ पर करोगे, इसकी वैल्यू बनाओगे, लिखा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर मीन आ गया, मीन इज इक्वल टू 66, तो ये नेगेटिव है। सो z इज इक्वल टू -0.2। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, z इज इक्वल टू 0.8। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम केस आ गया पिछला। तो अब 0.2 की वैल्यू देखोगे आप, तो 0.2 की वैल्यू वही सेम टेबल में से आप चेक करोगे। तो 0.2 की वैल्यू है, अगर आप चेक करोगे, देखो बेटा 0.2 अंडर 0 0.0793, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज़ 0.0793। और ये 0.8 है, 0.8 की वैल्यू किसके अंदर आएगी, 0 के अंदर। 0.8 अंडर 0 0.2881 0.2881। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सो द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.2 एंड z इज इक्वल टू 0.8, सो दैट इज इक्वल टू 0.0793 प्लस 0.2881। आप दोनों को प्लस कर लो पहले आप, 0.0793 प्लस 0.2881 दैट इज इक्वल टू 0.3674। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब पूछा गया था नंबर ऑफ गर्ल्स, सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 0.3674 इंटू n था 800, इंटू 800 कर लो, ये आ गया 293.92 और 294 गर्ल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी गर्ल्स हैं जिनकी वेस्ट 65 टू 70 सेंटीमीटर के अंदर अंदर है। तो ये पहला पॉइंट आ गया, फर्स्ट केस पर पहला पॉइंट पूछा गया था। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स विद वेस्ट मोर देन और इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स with waist
ग्रेटर देन इक्वल 72 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आपको x दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको x दिया हुआ है। तो आप लिखोगे z इज इक्वल टू 72 माइनस मीन तो सेम है डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 1.2 पॉजिटिव है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक हमने इन बिटवीन वाला केस किया, अब विदाउट इन बिटवीन वाला केस करेंगे। तो आप लिखोगे, तो हमने ये डायग्राम बनाई, इस डायग्राम के अंदर आपने लिखा मीन यहाँ पर है, मीन की वैल्यू है 66 और यहाँ पर z है पॉजिटिव, z इज इक्वल टू 1.2 और इसी पॉइंट के ऊपर x होता है, जहाँ जहाँ पर भी मैंने z लिखा ना वो वहाँ पर x होता है, 72 है। देखो मीन से ज़्यादा है। अब क्या पूछा 1.2 वैल्यू अंडर अगर आप जीरो देखोगे तो उसकी वैल्यू है 0.3849, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी 0.3849। अब क्या पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, 72 से ज़्यादा वेस्ट वाले, तो किस तरफ होगा, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ होगा, मतलब ये वाला एरिया पूछा गया है। तो मतलब सो द एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 72 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 0.50 होता है टोटल एरिया माइनस 0.3849 इज इक्वल टू, तो आप इसको लेस कर दो 0.5 माइनस 0.3849 इज इक्वल टू दैट इज 0.1151 आया था, ये आ गया, ये आ गई प्रॉबिलिटी। अब पूछा था नंबर ऑफ गर्ल्स, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 800 इंटू 0.1151 इज इक्वल टू, तो मैं दोबारा से एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, 0.5 माइनस 0.3849 इंटू 800, तो आंसर आ गया 92 गर्ल्स हैं जिनकी वेस्ट 72 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए। ये सेकंड एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट एंड 8th क्वेश्चन आपको करवाया है। अब जो ये तो इसके रिगार्डिंग बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन नंबर इज 3rd, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15 में बहुत बार आया पेपर में और इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना आप ये पॉइंट। अगर ये 3rd आपको क्वेश्चन क्लियर होता है तो आप 5th एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। 5th भी कर सकते हो, 3rd भी कर सकते हो, बट मैं आपको क्वेश्चन फिर भी करवाऊंगा, इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। इन एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन 1000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, तो n लिख दिया मैंने 1000, मीन इज इक्वल टू 45, स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब पहला पॉइंट पूछा गया है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पूछी है, प्रॉबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू 40 एंड x2 इज इक्वल टू 50। ये देखो ये x1 है, ये x2 है। पहला पॉइंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे गए हैं, तो मैं निकालूंगा z1 इज इक्वल टू 40 माइनस 45 डिवाइड बाय 10, तो दैट इज़ 5/10 माइनस, तो माइनस 0.2 आ गया। z2 निकालो, z2 इज इक्वल टू 50 माइनस 45 डिवाइड बाय 10, ये 5/10 आ गया, ये पॉजिटिव 0.2 आ गया, इन बिटवीन आ गया, ठीक है। दोनों के इन बिटवीन पूछा गया तो डायग्राम बना दो। तो डायग्राम जब आपने बनाई, डायग्राम जरूर बनानी है, तो ये मीन आ गया, मीन इज इक्वल टू 45, एक नेगेटिव है, माइनस 0.2, एक पॉजिटिव है, प्लस 0.2, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया है 0.2 अंडर 0, 0.0793 और इसका एरिया है 0.0793। तो आप लिखोगे सो द एरिया इन बिटवीन z माइनस 0.2 टू z प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.0793 प्लस 0.0793 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आएगा 0.793 प्लस 0.0793 इज इक्वल टू 0.1586। ये क्या आ गई, प्रॉबिलिटी। अब क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1000 एंड 1000 था इंटू 0.1586 इंटू 1000, तो 158.6 और 159 स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स है। पहला केस हो गया। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस ध्यान से सुनना। अब ये सेकंड केस में क्या पूछा था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सीडिंग द स्कोर 60, 60 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर एक ही केस आएगा, इन बिटवीन वाला केस नहीं होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या पूछा गया। तो x आ गया 60, तो z निकालो, z क्या है,
60 माइनस मीन तो वही है 45 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, तो ये आ गया 15/10 1.5। जेड पॉजिटिव है तो आपने पहले डायग्राम बनानी है। मीन लिखा 45, जेड आ गया 1.5 और यहीं पर ही मैंने बताया एक्स होता है, एक्स कितना है 60। अब ये वाला एरिया निकालो 1.5 अंडर 0, अगर कुछ वैल्यू ना हो तो ये वैल्यू है 0.4332। अब क्या पूछा है इससे ज़्यादा, 60 से ज़्यादा वाले, 60 से ज़्यादा वाला ये वाला एरिया होगा, तो टोटल एरिया कितना होता है 0.5। सो 0.5 माइनस 0.4332 इज इक्वल टू, तो आप लेस कर दो तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4332 इज इक्वल टू 0.0668 0.0668। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछे हैं कि 60 मार्क्स से ज़्यादा लेने वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, तो ये कैसे आएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0.0668 इंटू 1000। सो इंटू 1000 किया तो वैल्यू आ गई 66.8 और 67 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पहले दो केस तो बहुत इजी थे। अब जो थर्ड केस है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही बस कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पर पहले स्टेटमेंट समझो आप, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ स्कोर। अब यहाँ पर आपसे एक्स पूछा गया है, यहाँ पर पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स चलेगा, ठीक है। अब आप पहले आंसर निकालते थे ये वाला, ये दिया हुआ है 67 दिया हुआ है, अब आपने फाइंड आउट करना है कि बताओ एक्स कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है, रिवर्स चलना है क्वेश्चन सारा। तो ये पॉइंट जब भी रिवर्स वाला केस होगा वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा। द वैल्यू ऑफ स्कोर एक्सीडेड बाय टॉप 100 स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, टॉप, वर्ड टॉप लिखना है। अब देखो क्या है, अब टॉप स्टूडेंट्स हैं तो अगर मैं देखूं कि टॉप स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है, मतलब परसेंटेज ऑफ टॉप स्टूडेंट्स अमंग 1000 स्टूडेंट्स, 1000 में से 100 ने टॉप किया ना, तो 100 डिवाइड बाय 1000 0.01, इतने स्टूडेंट ने टॉप किया, इसका मतलब ये हुआ 100 डिवाइड बाय 1000 0.1, ठीक है, था मतलब 0.1 स्टूडेंट ने टॉप किया है। तो टॉप, अगर मैं देखो डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर लिखा मीन इज इक्वल टू कितनी थी मीन 45। अब टॉप स्टूडेंट किधर होंगे, इस तरफ या इस तरफ, मीन से ज़्यादा वाले टॉप होंगे, मीन से कम वाले ड्रॉपर होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो टॉप स्टूडेंट हैं तो एक्सट्रीम टॉप इधर ही होएगा, मतलब जो ये चीज़ हमने निकाली ये आपका एक तरीके से एरिया हमें पता है, तो 0.1 ये टॉप स्टूडेंट का ये है एरिया, इसका मतलब टोटल एरिया 0.5 है, तो ये 0.4 हो गया, अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट। पॉइंट क्लियर हुआ कि टॉपर स्टूडेंट इस तरफ आएंगे इस तरफ नहीं आएंगे, तो टॉप ये हो गया। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ स्कोर एक्सीडेड बाय टॉप 100 स्टूडेंट, कि कितने स्टूडेंट्स, जो 100 स्टूडेंट ने टॉप किया है कितने स्कोर से एक्सीड किया है, कितने स्कोर के बाद वो टॉप 100 स्टूडेंट बने। तो इसका मतलब यहाँ तक वो टॉपर नहीं थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो टॉपर नहीं थे, जैसे ही इन्होंने ये वाला मार्क्स क्रॉस किया तो वो टॉपर बन गए, ये मतलब हुआ। तो आपने क्या करना है, ये वाले एरिया की वैल्यू, ये एरिया तो हमें पता है 0.40 है, अब यहाँ पर ये नहीं पता z कितना है। अब z ये तो पता होगा पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड है ना, हमें यहाँ पर x पता है, तो ये दो चीज़ें निकालनी है। तो हमें एरिया पता है, एरिया मतलब टेबल के अंदर वाली वैल्यू पता है हमें, टेबल के अंदर वाली वैल्यू, तो 0.4 है, 0.4 का मतलब नियरेस्ट। आप टेबल में सर्च करोगे कि 0.4 नियरेस्ट टू नियरेस्ट कहाँ पर है, तो अगर मैं चेक करूँ, आप चेक करो, एक यही वैल्यू बनती है 0.4 के नियरेस्ट 0.3997, तो आप चेक करो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 1.2 और उसके ऊपर क्या है 8, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 1.28 की वैल्यू है। मैंने आपको पहले बताया ये क्वेश्चन रिवर्स चलेगा पूरा। z आ गया, अगर बेटा z आ गया तो x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओ, z कितना है 1.28, x कितना है पता नहीं है, मीन कितना है 45, ये कितना है 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ये x तो पता नहीं है, x हमने फाइंड आउट करना है, मीन हमें पता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो 1.28
इंटू 10 प्लस 45, तो ये आ गया 57.8। इसका मतलब अगर यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 57.8, 57.8 मार्क से जैसे ही वो क्रॉस करेंगे वो टॉपर बन जाएंगे। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको, तो इसको एक बार देखना आपने। चलो भाई ऐसे क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं हम थोड़े से ना। ये 4th एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। द मंथली इनकम ऑफ 500 वर्कर्स, हेयर n इज इक्वल टू 500 विद मीन इज इक्वल टू 2000, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 200। व्हाट वाज द लोएस्ट इनकम, इनकम पूछी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछे गए, लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 125 वर्कर्स, वर्कर्स दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन रिवर्स चलेगा। आपने एक्स फाइंड आउट करना है, आपने एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगी, तो मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज ऑफ रिचेस्ट वर्कर्स अमंग 500 वर्कर्स। तो कैसे आएगी, 125 डिवाइड बाय 500, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 125 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू 0.25। इसका मतलब 0.25 वर्कर ऐसे हैं जो टॉप में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, जो टॉपर वर्कर्स में अज्यूम किए गए हैं। तो यहाँ पर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना आप। मीन यहाँ पर है, मीन तो है 2000। अब रिचेस्ट वर्कर कहाँ पर होंगे, इस तरफ या इस तरफ, एवरेज इनकम से ज़्यादा इस तरफ होंगे, तो ये लाइन तो आपस में मिलेगी नहीं, तो ये आ गया 0.25 यहाँ पर और 0.25 ये हो गया। अब पूछा क्या गया, लोएस्ट इनकम, लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 125। इसका मतलब जब इन वर्कर की ये हाईएस्ट इनकम है तो इन वर्कर्स की क्या है, वो लोएस्ट इनकम है। इसका मतलब यहाँ पर हमें z नहीं पता, यहाँ पर x नहीं पता, तो z तो पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट हैंड साइड है। तो अब आपने 0.25, ये क्या है 0.25 क्या दिया हुआ, एरिया पता है। तो अगर एरिया पता है, एरिया टेबल के अंदर होता है बेटा, तो एरिया आप चेक करोगे नियरेस्ट टू नियरेस्ट 0.25 कहाँ पर है, टेबल के अंदर चेक करो, नियरेस्ट टू नियरेस्ट। जैसे आप चेक करो, ये 0.2486 वैल्यू है और ये 0.2518 है। इसमें हमें 14 को ऐड करना पड़ेगा, 2.25 बनाने के लिए 0.18 लेस करना पड़ेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये नियरेस्ट है, ठीक है। तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0.6 अंडर 7, 0.6 यहाँ पर आ गया 0.6 और इसके ऊपर क्या है 7, मतलब 0.6 अंडर 7 की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.67, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने कंसीडर कर लेनी है जब भी आप क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करोगे। जैसे आपने ये वैल्यू बनाई, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू आपने कैसे निकालनी है। तो आप लिखोगे यहाँ पर ये आ गया, अब x नहीं पता, आप लिखोगे z पता चल गया, x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z कितना है 0.67, x कितना है पता नहीं है, मीन कितनी है 2000 डिवाइड बाय 200। तो आप इसको सॉल्व कर लो, सो दैट इज 200 इंटू 0.67 प्लस 2000, तो x की वैल्यू आ गई 2134। इसका मतलब 125 जो रिचेस्ट वर्कर हैं उनकी सबसे लोएस्ट इनकम है 2134, इसके बाद वो रिचेस्ट बनने शुरू हुए, 2134 तक वो नॉर्मल वर्कर्स में माने गए। तो ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवा दिया। अब इसका रिवर्स करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स, ध्यान से सुनना आप ये पॉइंट ध्यान से समझना। द इनकम ऑफ द ग्रुप ऑफ 5000 पर्सन, तो यहाँ पर n कितना है 5000 और मीन कितना है 900, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 75, ठीक है। व्हाट वाज द हाईएस्ट इनकम, अब ध्यान से सुनना, हाईएस्ट इनकम अमंग द पुअरेस्ट, पुअरेस्ट की सबसे हाईएस्ट इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूछा, पहले निकालना परसेंटेज ऑफ पुअरेस्ट वर्कर्स या पर्सन्स अमंग 5000 वर्कर्स। तो कैसे निकालोगे, 200 डिवाइड बाय 5000 दैट इज इक्वल टू 0.04, ये आ गया। मैंने क्या बोला, ठीक है, पुअरेस्ट की हाईएस्ट इनकम, तो ये आ गया। तो अब आपने डायग्राम बनानी है। अब बताओ पुअरेस्ट वर्कर किस साइड पे होंगे, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया मीन इज इक्वल टू 900, किस तरफ होंगे पुअरेस्ट, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ।
तो यहाँ पर पुअरेस्ट आ गई 0.04, ये कितना बचा 0.46, क्योंकि 0.50% एरिया होता है। अब उनसे क्या पूछा, हाईएस्ट इनकम। यहाँ पर मतलब माइनस में, ये आपको पता है माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू मानी जाती है। अगर -2 -3 में सबसे बड़ा माना जाए तो -2 होता है, -3 सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक इन वर्कर की जो हाईएस्ट इनकम है वो इनके लिए मतलब इनके लिए वो हाईएस्ट इनकम है, इनके लिए वो लोएस्ट हो जाएगी, इनके लिए वो हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट की कि जहाँ पर जेड अब क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक्स की वैल्यू में पता नहीं है। तो 0.46 क्या है, एरिया। तो आपने टेबल के अंदर चेक करना है कि 0.46 नियरेस्ट टू नियरेस्ट कहाँ पर है। वर्ड बोल रहा हूँ, नियरेस्ट टू नियरेस्ट 0.46। आप चेक करो, ये देखो एक वैल्यू है 0.4599, एक 0.4608 है। तो नियरेस्ट क्या है, ये वाली। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो आप वैल्यू क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 1.7 और ऊपर है 5। ठीक है, तो ये वैल्यू है 1.7 अंडर 5। एक्स पता नहीं है तो आप निकालो z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। z कितना है, -1.75। एक्स पता नहीं है, मीन कितनी है 900, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 75। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 75 माइनस 900, तो ये आ गया 768.75। तो ये एक्स ही वैल्यू। तो ये आपकी 4th एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने अभी 3rd करवाया था 2nd एक्सरसाइज का, और ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको एक 3rd एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सबसे डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स में आया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार सुन लेना। थोड़ा सा टिपिकल है वही केसेस हैं जो मैं अभी करवाते आ रहा हूँ। द मार्क्स ऑब्टेन्ड by the students in an examination are known to be normally distributed if 10% of the workers, पहला लिखा है if 10% of the student got less than 40 marks। दूसरा क्या पूछा है, if 15% of the student got over 80 marks। पूछा क्या गया, मीन निकालो स्टैंडर्ड। अभी तक आपने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। ये आपको x1 है, ये आपको x2 है। ठीक है, ना मीन पता है ना स्टैंडर्ड, बट हमें एरिया बता दिया, ये एरिया है। अब ध्यान से ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब आप ये बताओ कि 10% ऑफ द स्टूडेंट गॉट लेस देन 40 मार्क्स, मतलब मीन से कम वाले मार्क्स वाले बताए गए हैं। तो किस तरफ होंगे, इस तरफ 0.10 हो गया, तो ये क्या हो गया 0.40। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 40 इस पॉइंट पे z नहीं पता, z क्या होगा नेगेटिव। दूसरा 15% गॉट ओवर 80 मार्क्स, तो 15% यहाँ पर आएंगे 0.15, ये कितना रह गया 0.30। इस पॉइंट पे x2 पता है, दिस इज x1, x2 इज इक्वल टू 80। इस पॉइंट पे z नहीं पता, z पॉजिटिव आएगा। अब आप ये देखो इसका एरिया निकाल, इनके इन बिटवीन पूछा गया है, मतलब ये एरिया पूछा गया है, इस एरिया को छोड़ दो, ये एरिया पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन हमने दिया ये वाला था, पॉइंट पूछे ये वाले, मतलब ये वाला एरिया पूछा गया। तो 0.40 पता है, 0.35 पता है, ये एरिया है, एरिया। तो एरिया आपने टेबल के अंदर देखना, जो मैंने अभी आपको बताया 0.40। तो 0.40 क्या था चेक करो, अभी हमने क्वेश्चन भी किया उसके साथ का, 0.40 यही वैल्यू है नियरेस्ट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1.2 अंडर 8, तो मैंने लिख दिया माइनस 1.28। अब 0.35 चेक करो, एरिया नियरेस्ट टू नियरेस्ट है, ये रहा, ये 0.3485 है, ये 0.3508 है। अब आप बताओ दोनों में से नियरेस्ट कौन सा है। इसमें 15 आपको प्लस करने पड़ेंगे 0.0015, इसमें 0.008 लेस करना पड़ेगा। बेटर क्या है ये वाला, ये 1.0 अंडर 4 है, 1.0 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर क्या है 4। ठीक है, तो ये आ गया 1.04। तो अब आपने क्या करना है, हमें z पता चल गया, तो अब आप यहाँ पर लिखोगे, यहीं पर ही लिख रहा हूँ। सो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, z2 इज इक्वल टू x2 माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z1 कितना है, दिस इज z1, दिस इज z2, माइनस 1.28 इज इक्वल टू x1 इज 40, मीन हमें पता नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, z2 कितना है 1.04, x2 इज इक्वल टू 80, मीन हमें पता नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहली इक्वेशन बना दो, ये सेकंड बना दो। तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बन गई -1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 40 माइनस मीन, -1.04 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 80 माइनस मीन। ठीक है, तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो -0.24 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू -40, ये कैंसिल हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.24, 1.28 ही है, 1.28 1.04, लेकिन वैल्यू 80 की वैल्यू आ रही है 0.35 की वैल्यू। यस 1.04 ही है, 0.3508, तो ये आप 0.24 आ गया। तो दिस इज़ 40 डिवाइड बाय 0.24, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 166.67। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ रही है 166.67। एक बार आप ये वेरीफाई करना, बुक में आंसर दिया हुआ है 17.16। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वो आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने प्लीज़ इसके एक बार क्वेश्चन ट्राई करने हैं और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।